अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ के बजट स्पेशल में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने 2023-2024 के वफाकी बजट का ऐलान कर दिया है और ये कोई 7,500 अरब रुपए के खसारे का बजट है, जिसका जो मजमूई हुजम है वो बताया जा रहा है कि 14,461 अरब है और इसमें जो अगले साल के लिए जो FBR के हदफ रखे गए हैं वो 9,200 अरब रुपए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनकी जो रखी गई इसमें मद में वो 3759 अरब रुपए, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो है वो 5440 अरब रुपए हैं। इनकम टैक्स की मद में कहा यह जा रहा है कि 3713 अरब रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में 1178 अरब रुपए जमा होंगे। वर्कर वेलफेयर फंड के ज़रिए 13 अरब 82 करोड़ रुपए जमा होंगे। कैपिटल वैल्यू टैक्स की मद में कहा यह जा रहा है कि 81 करोड़ 70 अरब रुपए जमा होंगे। सेल्स टैक्स की मद में कहा यह जा रहा है कि 3578 अरब रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 725 अरब रुपए जमा होंगे। तो मुजमूई तौर पे हम कह सकते हैं कि जितने हुकूमत वक्त के अखराजात होंगे, आमदन उससे कम है और जिसको पूरा करने के लिए यकीनी तौर पे कर्ज़े लिए जाएंगे। और एक ऐसे वक्त में कि जब IMF प्रोग्राम भी हमारे पास नहीं है, और अगरचे वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा है कि IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्त शनीद चल रही है और जो शराइत है सारी वो भी पूरी कर दी गई हैं और उम्मीद ये है कि प्रोग्राम ये बहाल हो जाएगा, लेकिन अगली हुकूमत को एक नए प्रोग्राम के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा। इस दौरान देखा यह गया है कि ज़राअत, सनती शोबे के लिए, IT के लिए और इसी तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और तहसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से आती हैं उनमें इजाफ़े के लिए भी कुछ मराहत का ऐलान किया गया है। जो मुलाजमीन हैं 1 से लेकर 16 तक जो है उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफ़ा, जबकि ग्रेड 17 से जो 22 तक है उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफ़ा और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 17% इजाफ़े का ऐलान किया गया है। इस मुश्किल तरीन हालात में ये बजट कितना एग्जाम्पलरी है और जो टारगेट्स रखे गए हैं वो अचीव हो भी पाएंगे कि नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आप साहब एक मुशीर आलमी बैंक हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, आप माहिर टैक्स अमूर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का सर। और सबसे पहले आबिद हसन साहब आप ही की तरफ आऊँगा सर। बजट स्पीच आपने सुनी है, देखा तो ये गया कि कई शोबों के अंदर या तो टैक्सेस में कमी की गई है या टैक्सों की छूट दी गई है। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट का होमवर्क था इन मुश्किल तरीन हालात में IMF प्रोग्राम ना होते हुए वो बेहतर है, और लगता है ये है कि चीज़ों को कहीं आगे चल के मईशत को बेहतर करने में मददगार साबित होंगे इकदाम। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो ग्रोथ का रखा गया है टारगेट कि 3.5 किया जाएगा अगले साल, आपको लगता है कि अचीवेबल है इन हालात में? देखें, अभी तो स्पीच चल रही है, जो मोटी मोटी बातें टीवी पे आ रही हैं उसी के बेसिस पे मैं ये कमेंट कर सकूंगा। कुछ एक तो मैं ब्रॉडली कमेंट करूं, जब वजीर ख़जाना कहते हैं कि जी हमने IMF की सारी शराइत कर ली हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो उनकी 3 मोटी मोटी शराइत हैं वो तो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बता सकता हूँ। फाइनेंसिंग गैप अभी तक 2 बिलियन का पूरा नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी मल्टीपल एक्सचेंज रेट है, वो अभी तक गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और एक मतलब फ्री मार्केट अरेंजमेंट पे नहीं वो पाबंद इस वक्त। और तीसरा ये है कि जो उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम बजट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेशली एनर्जी सेक्टर से और फिस्कल डेफिसिट से, कि वो ब्रॉडली प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स जो एग्री किया था 2-3 साल पहले उनके लाइन में है। ये तीसरी बात जो है वो ठीक है, एक दफ़ा डिटेल बजट की एनालिसिस होगी तो आइडिया होगा कि ब्रॉडली है कि नहीं, बट पहली 2 शर्त तो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। अब जहाँ तक आपने देखे कहा बजट में जो है बहुत मुश्किल वक्त है। देखिए, ये एक कंपनी हो ना जो बैंक्रप्सी में जा रही हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसकी मैनेजमेंट के लिए कि जी किसको बैंक्रप्सी से किस तरह निकालना है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है हम हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कम फायर किया जाए, सो ऑन सो फोर्थ। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो इन्होंने नंबर्स पेश किए हैं वो मुझे थोड़े ठीक है, वो
दे मे बी ऑन पेपर ओके टू कन्विंस IMF के जी हम जरा ज्यादा सेंसिबल बजट तैयार कर रहे हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस, बट उनकी जो अचीवमेंट है जरा मुश्किल लगती है। देखिए मसलन आपने FBR का रेवेन्यू 7,200 से 9,000 समथिंग कर दिया। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मतलब आस्क। सिमिलरली आपने एक्सपेंडिचर जो है आई थिंक थोड़ा इन्होंने रैशनलाइज किया है, बट वो एफर्ट नहीं नजर आती जो इन सेंस जब आपका घर जल रहा हो तो आप ये नहीं कहते कि मैंने 2 कमरे और ऐड करने, आप सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। सो एक आप जो बेल्ट टाइटनिंग नीडेड है, सबसे एक्सपेंडिचर कंट्रोल इज द क्रिटिकल थिंग इन ऑल दिस। देखें टैक्स बढ़ाना जो 50 साल से अपनी चीज कर सके, 40 साल से नहीं कर सके, वो 6 महीने में नहीं होगी, 2 साल में नहीं होगी। सो इसमें एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है, स्पेशली जो वेस्ट है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, उनको NFC लास्ट एनएससी के बाद ट्रिलियन ऑफ रुपीस मिले जो उन्होंने वेस्ट कर दिए हैं। और एक लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर इकराम से और डॉक्टर आबिद हसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर आप ही की तरफ आएंगे। और ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल आपके सामने रखा था कि लगता तो है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की तरजीहात तो दुरुस्त लग रही हैं कि ज़रूरी शोबे को बड़ी अहमियत दी जा रही है, तो उसके साथ IT सेक्टर को भी मराद के उस हवाले से जो ऐलानात किए गए हैं। इसी तरह जो तामीराती शोबा है वहाँ पे भी काफ़ी कंसेशंस का ऐलान किया गया है। तो क्या कहेंगे सर, जो ऐलानात हुए हैं अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इनके ऊपर होती है तो उम्मीद करें कि ये सेक्टर्स भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान की मैशत के अंदर एक हमें को बेहतरी देखने को मिलेगी अगले साल में? जी, मेरा ख्याल है कि टैक्स से रिलेटेड मराहत इन शोबों में तो पहले से मौजूद थी और उसको सिर्फ जारी ही किया गया है। 1-2 नई बातें जो एग्रो बेस्ड SMEs की बात की गई है कि उनको 4 साल की एग्जम्पशंस दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप फिजिकल स्पेस आपके पास इस वक्त बिल्कुल नहीं है, तो फिजिकल स्पेस बिल्कुल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि आप 2 काम तो ज़रूर करें। पहले तो बहुत ड्रास्टिक कट चाहिए आपको अपने एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में कट के बारे में तो कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आई क्योंकि वही बड़ी कैबिनेट है, वही उसके अखराजात हैं। सूबे भी जो हैं वो NFC अवार्ड से 57.5% लेने के बावजूद भी अपने अखराजात पूरे करके वो सरप्लस तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ना अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं कि जिससे टैक्स टू GDP ओवरऑल हमारी बढ़ जाए। तो अगर हम इस मुश्किल दौर के अंदर इन चीज़ों की तरफ देखेंगे तो जाहिर है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अदरवाइज बिजली की वजह से इतनी हैवी है और बाकी चीज़ों की वजह से इतनी हैवी है कि जिन शोबों के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि एकदम ग्रोथ आ जाए, वो तो हमारी ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट और हमारी जो इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो उसको सपोर्ट नहीं करती है। सिर्फ टैक्स की एग्जम्पशन का मामला नहीं है, ओवरऑल बिजनेस कंड्यूसिव बनाना और उसके अंदर आप लो रेट के ऊपर ब्रॉडर बेस पे जाए। अभी आपके टैक्स बेस देखिए कितनी नैरो है, अगर आप टैक्स बेस बढ़ाएं तो फिर टैक्स रेट भी कम करने की कोई जस्टिफिकेशन निकल सकती है। अब हो वही रहा है कि जो टैक्स दे रहे हैं और इस टैक्स पे आपने देखा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके ऊपर तो फिर सुपर टैक्स बढ़ाया और अगर वो उनके ऊपर आपने अब बोनस शेयर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आगे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट और जो लार्ज स्केल है वो बहुत बैठा हुआ है। SME भी तो उन्हीं को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगी ना, उनको कुछ सप्लाई करेंगी। अब आप होलिस्टिकली देखना पड़ेगा ना, आप ये नहीं कर सकते कि एक चीज को उठा ले कि जी मैंने IT में ये दे दी। IT के लिए आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखे, हमारे तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड इतना पुअर है, अभी हम बात करें तो लाइनें कट जाती हैं। तो किस तरह से आप कंपेयर करते हैं अपने आप को उन मुल्कों के साथ कि जी उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो 170 बिलियन कर दी। भाई आप वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म पोजीशंस ली हैं, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ इम्प्रूवमेंट है, फिर उनकी दुनिया के साथ एक फॉरेन पॉलिसी के एंगल से देखें, फिर कनेक्टिविटी के एंगल से देखें, हमारी तो कोई चीज इन मामला। लेकिन सिर्फ हमारे लोग ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन वो तो वजीर खजाना तो सर ये कह रहे हैं कि फ्रीलांसर के अंदर तो पाकिस्तान को सेकंड कंट्री है सर, दुनिया में दूसरा मुल्क है IT शो। तो बातें हैं करने की, हम भी रोज डेटा देखते हैं, हम भी रोज दुनिया की ये सारी चीजें देखते हैं। अगली एग्रीकल्चर जिस दौर की हम कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूद झाड़ों के
जमाने में भी शायद इससे बेहतर हो। देखिए ये बातें वैसे सुनने में अच्छी लगती है, मगर हमें हकीकत पसंदाना तौर पे देखना चाहिए कि क्या हम वाकई ही वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, वो फिस्कल डिसिप्लिन ला रहे हैं जिसकी जरूरत है। अब इतने अरसे से IMF कितने 23 प्रोग्राम हो गए हैं और हमने हर दफा साबित किया कि वी आर सिंपली इनकॉरिजिबल। क्या क्या कि हमें IMF लोकल एक्सपर्ट सब तंग आ गए हैं कि भाई ये आपके फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है, इनको एड्रेस कीजिए, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सिर्फ एक गैलरी से प्ले करने वाली बात है ना। इस हुकूमत ने तो रहना नहीं है 12 अगस्त के बाद। अब ये कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रहे हैं, अगली हुकूमत आए वो फिर सारा ये बजट, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है जो एक्सपेंडिचर आप बता रहे हैं। मैं आपको एक छोटी फिगर देता हूँ कि अगर आप इस वक्त डेट सर्विसिंग ले तो 7.5 ट्रिलियन आप खुद मान रहे हैं। आपका जो टोटल आपने फाइनेंस अपनी फंडिंग रखी है फेडरल में, रेवेन्यू आपका और नॉन रेवेन्यू, वो सूबों को देने के बाद तो आप वही माइनस में हैं। यानी कि आपको तो डेट जो उतारना तो बड़ी दूर की बात है, उसका मार्कअप पे करने के लिए फर्दर लोन लेना। इसका मतलब है कि 1.8 ट्रिलियन डिफेंस भी आपका बॉर्डर पे गया, बाकी सारे एक्सपेंडिचर भी उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हम PSDP 950 करेंगे। देखिए चीज वो करनी चाहिए जिसकी फंडिंग आपके पास हो, और आप बजाय इसके कि बैंकों से बात करें कि भाई आप 22-23% पे 21% पे आपकी अपनी बोरिंग खड़ी है, तो बाकी जो कैसे इसमें इंडस्ट्री चलेगी? मुझे बताइए इस महंगाई में और इस इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई रिवाइवल हो सकती है इकोनॉमी की? कोई भी पहले फंडामेंटल्स को एड्रेस करें। मेरा तो ये बस मैं यही छोटा पॉइंट देता हूँ कि देखिए आप लोकल बैंक्स का आपका 5 ट्रिलियन का बनता है एक्सपेंस, आप उनसे 2 साल का मॉनिटोरियम फिर लीजिए ना। जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हम करते हैं वो ये नहीं है कि आप कोई डिफॉल्ट करेंगे खुदा ना खास्ता, लेकिन आप तरीके जहां भी जब कोई इंडस्ट्री डूब रही होती है तो बैंक उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके उसको फर्दर पैसे देता है कि भाई तुम 2 साल बाद रिवाइवल करके मेरे पैसे वापस दे देना। कोई थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि फिस्कल स्पेस क्रिएट करने, ये उधार लेकर ये खर्चे दिखाना और फिर ये शायद खर्चियां करना, मुझे तो इसकी कोई लॉजिक इकोनॉमिक्स में समझ नहीं आती है। आबिद हसन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो जो अगरचे शाहडार साहब ये फरमा रहे हैं कि भी हुकूमत जा रही है, बट हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस बजट को लेके आए, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल आपको एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन माजी की हुकूमत को उन्होंने ज़रूर हद पे तनकीद बनाया। उन्होंने कहा है कि जी पिछले 4 वर्षों में जो कर्ज़े लिए गए हैं वो कुल कर्ज़ों का जो पिछले 75 वर्षों में लिए गए उनका 98% है। गोया कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जुल्म तो इस मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। तो आपको लगता है वाकई कि इजी सोल्यूशंस के लिए उन्होंने कर्ज़े लिए, या आपको लगता है कि वो कर्ज़े लेना नागुज़ीर थे, उनके बगैर ये मैशत चलने वाली नहीं थी? और मोर इम्पॉर्टेंटली फिर जो उन्होंने आप कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं, जी पहले इस पर रिस्पॉन्ड कर लीजिए। बिल्कुल, मैं उसके बाद दूसरे सवाल। आई विश कि जितना टाइम उन्होंने लगाया कि जी सारे जो गंद है वो PTI ने किया, वो वोटर डिसाइड करेंगे। ही शुड हैव फोकस्ड ऑन कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। देखे ना, लेट द वोटर्स डिसाइड। और आप 10 लोगों से पूछेंगे, आधे कहेंगे हाँ जी PTI ने सारा किया, आधे कहेंगे नहीं जी वो तो हालात ही ऐसे थे, ये भी हमारे लिए टाइम बॉम्ब छोड़ के गए। देखें वो पास्ट हिस्ट्री हो गई है। इशू ये है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, और जिस तरह डॉक्टर इकराम साहब ने कहा 3-4 महीने के लिए हैं, अनलेस दे डिसाइड कि जी फॉरगेट द कॉन्स्टिट्यूशन हम 5 साल रहेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप कहें कि ये डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है ना, थोड़ी बैंडेड है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शराइस साहब, देखिए पैसे से सब चीजें ठीक नहीं होती। अभी आप कॉटन की प्रोडक्शन 15 मिलियन टन से 5 मिलियन टन पे हो गई है 10 साल में। आपकी यील्ड पता नहीं 7 kg से 4 पे आ गई है। ये आप जितने पैसे थ्रो करेंगे ये रिवर्स नहीं होगा। इसमें आपकी रिसर्च चाहिए, सीड्स चाहिए, मतलब कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस चाहिए, यू नेम इट। क्लाइमेट चेंज का इशू है, वाटर मैनेजमेंट का है। सो हर चीज पैसे से नहीं सॉल्व होती। मसलन अभी मैं आपको बताऊं PSDP और डॉक्टर इकराम साहब ने कहा, अभी आप मुझे तो नहीं पता, और मैं 2 साल पहले मैंने जो देखा था हजारों प्रोजेक्ट PSDP में, पता नहीं कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे, बट डाले हुए। इस वक्त अगर मुझसे आप पूछें एक ही प्रोजेक्ट PSDP में होना चाहिए और वो है बादशाह डैम, जो आपने शुरू कर दिया उसको आप चलाएं, बाकी आप सेविंग करें। अभी आपने 100 बिलियन MNAs MPs को दे दिया, टोटल वेस्ट। शायद आपको वोट मिल जाए, मगर आई थिंक वोटर्स आर ऑल्सो वेरी वाइज।
वो इस किस्म की गिमिक्री से हो सकता है कुछ वोट एडिशनल मिल जाए, बट ये मतलब ये टोटल वेस्ट है। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, पीएसडीपी में 50% ऑफ द टाइम पिछले आप 25 साल चल जाए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो करंट एक्सपेंडिचर तो छोड़ दें, वो तो जी बिल्कुल। लेकिन आपने साहब इनफैक्ट जो डॉलर इनफ्लो के हवाले से कुछ उन्होंने इकदाम लिए, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो तरसीरात ज़र आती हैं वो जो एक्सपोर्ट्स हमारी है उसके 90% के बराबर है, तो उनको जो इस वक्त इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो $50,000 पर एनम लेके आएगा उनके लिए कुछ मराहत हैं। साथ में कुछ डॉलर एमनेस्टी अनाउंस कर दी गई कि $1 लाख लेके आए इस मुल्क के अंदर, आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। आपको लगता है कि डूएबल है और इससे कोई हमारे रिजर्व्स में कोई बेहतरी आएगी? यह एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर कल को IMF और दीगर इदारे क्वेश्चन लगा सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं? शायद सर डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया। पॉलिसी वही होती है जो एविडेंस बेस्ड हो। हमारे यहाँ इस किस्म की गिमिक्री पता नहीं 15 साल से चल रही है, इधर एमनेस्टी, उसको कह दो $2 लिया है। देखें, जिसने डॉलर लाने हैं वो सोच समझ के आएगा, इस गिमिक्री से डॉलर ऐसे नहीं आएंगे। डॉलर देखें आप जो है, अगर एक मैं बाहर बैठा हूँ, सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, यूके में बैठा हूँ, मैं सोचूंगा यार मेरे हार्ड अर्न डॉलर है, मैंने कमिश्नरों से तो डॉलर नहीं बनाए, मैं पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे गवर्नेंस इतनी पुअर है, जहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चाहे वो कह दें जी अच्छा आप लाएंगे तो शायद आपको कोई गाड़ी पे टैक्स माफ हो जाएगा, उससे डॉलर नहीं आएंगे। डॉलर आएंगे कि अगर एक सर्टेनिटी होगी पॉलिसी की, लोगों को ये एतमाद होगा कि भाई जो फ्यूचर है इट लुक्स होपफुल, ब्राइट तो दूर की बात है कि होपफुल है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर एक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ टर्न अराउंड कर रहा है, वो इस वक्त नहीं नजर आता। और ये इस किस्म की चीजों से, गिमिक्री से ये चीजें मतलब एडिशनल इनफ्लोज नहीं होंगे। सर इंटरेस्टिंग। डॉक्टर कलाम साहब एक तो इस पर रिस्पॉन्ड किया और साथ में, क्योंकि आप टैक्स के एक्सपर्टीज़ आपकी है सर, इस मुल्क के अंदर जो बार बार डिबेट होती है वो ये कि जो पहले से टैक्स गुजार है जिनकी तादाद भी को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है रीजन के अंदर, जो दुनिया में देखें टैक्स टू GDP बहुत लोएस्ट है पाकिस्तान में, बट कहा यह जाता है कि जी आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? एक तो वो क्या हर्डल्स हैं और फिर पोटेंशियल जो हमारे पास सेक्टर्स हैं कि जहाँ से अच्छा खासा हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेशन कर सकते हैं, सर उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें नाज़रीन के लिए। जी देखिए, मैं अर्ज करूँ कि 8% पे आप आगे हैं अब टैक्स टू GDP, FBR का जो नंबर है। 1% आपका बामुश्किल सूबे इकट्ठे करते हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद कोई फेडरलाइज्ड किस्म का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर टोटली कोई सीरियसनेस नहीं है, 3 बिलियन सारे सूबे मिलके इकट्ठे कर रहे हैं, GDP में 19-20% उसका शेयर है, 4% टैक्स उनकी कंट्रीब्यूशन 2%। देखिए ये गैप्स तो वो हैं जो बज़ाहिर आपको सेक्टोरल स्टडी से ही नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद मैं और भी इशारा करूं कि देखिए आपने नॉन फाइलर का चक्कर चलाया हुआ। एक बंदा जो है वो पास ऑन आइटम है, उसको क्या गाड़ी के ऊपर वो देगा तो आगे पे पास ऑन कर देगा चाहे, और आप उसको कह रहे हैं कि तुम रिटर्न ना फाइल करो, तुम्हारी एक्चुअल इनकम क्या हमें नहीं, बस तुम हमें ये टैक्स दे दो। कोई सीरियसनेस पॉलिसी में तो है ही नहीं। और अब भी ये 1114 में जो आपने अभी फरमाया $1 लाख का, ये तो फिर एक टैक्स बेस को रोड करने वाली, मैं आपको बात दूं, कोई बाहर से अपने डॉलर नहीं भेजेगा। जो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस दोबारा विन करना बहुत मुश्किल है। कॉन्फिडेंस जाता बहुत जल्दी है, आता बहुत मुश्किल से है सिस्टम के। आपने इस वक्त इन्वेस्टर लोकल का फॉरेन का दोनों का तबाह कर चुके हैं। रीजन आपको पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं बार बार उसका, लेकिन इस वक्त हम लोअर स्टेप पे हैं। होगा क्या, यहाँ से लोगों ने जो पैसा कमाया हुआ वो रिसाइकिल करके वो इस पे भी टैक्स नहीं देंगे। ये पहले भी 1114 का यही मसला था, आपने उसको, और ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर आज ये 1114 तक, मैं डार साहब से बड़ी माजरत के साथ कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत हद तक इस डॉलर से जो नुकसान पहुंचाया, इनको चाहिए कि अब कोई हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें। देखिए बिल्कुल आबिद साहब ने सही फरमाया है, अगर यहाँ पे एक एनवायरनमेंट हो कि भाई मेरी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है दैट विल गिव मी गुड रिटर्न्स, हर कोई भी इन्वेस्टर अपनी रिटर्न्स के बगैर कहीं नहीं आता, और फिर उसके अंदर उसकी श्योरिटी और स्टेबिलिटी भी, अगर ये दोनों एलिमेंट नहीं है तो वो क्यों आएगा यहाँ पे? अब ये तो आप एक हाथ दे रहे हैं फिर उन लोगों को जो आगे टैक्स नहीं देते हैं। अब मैंने यहाँ कोई बहुत बड़ी रकम कमाई है, कभी टैक्स नेट में नहीं आया,
मैं इसी की रिमिटेंस करवा लूंगा बाहर से। तो फिर आप मुझसे कैसे टैक्स, आप तो मुझसे उसका सोर्स ही नहीं पूछ सकते। अभी मैं बात नहीं करना चाहता कि उसके ऊपर FATF वाले क्या व्यू लेंगे और दूसरे क्या, भी हम बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से दिख रहे हैं। अल्लाह माफ करें, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का भला हो, मगर ये हमेशा आकर यही चीजें बजाय फंडामेंटल्स ठीक करने के, आप एक सादा सी, मैं भी आपने सवाल बड़ा बेहतरीन पूछा, मैं आपको सादा सी मिसाल से साबित कर देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में 193 मिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन है। चलिए 4-4, 5-5 भी लोगों के पास होती है, लेकिन मैंने सारी टेलीकॉम चारों से पूछा है, इस वक्त 120 मिलियन यूनिक मोबाइल यूजर है। सारे 15% एडवांस इनकम टैक्स पे करते हैं, थोड़ा ज्यादा वो छोड़े। उसमें से टैक्स बेस निकालना कि जी किसका एक्सपेंडिचर क्या है, ये तो आपको खुद टेलीकॉम वाले बता देंगे, इसके पास कौन सा हैंडसेट है, इसकी बिलिंग पैटर्न क्या है, ये कितनी, वहां से आप उनको निकालें, उनको कंपल्सरी रजिस्टर कर लें, उन्हें कहा जी आप रिटर्न फाइल करें। मैं तो कनाडा वगैरह में तो हर अडल्ट रिटर्न फाइल करता है, अमेरिका में सारे लोग रिटर्न, जिसकी इनकम हो या ना हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ से हम एक अच्छी रजिस्ट्री बना सकते हैं। जिनको नीड है, गौर फिक्र करने वाली बात है। एक छोटा सा सर, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आबिद साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, बार बार जब हम बात करते हैं कि आमदन कम अखराजात ज़्यादा, सर एक तो ये बताइएगा कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे अखराजात को कम किया जा सकता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली सर कुछ लाइबिलिटीज़ हम लेके चल रहे हैं, वो पाकिस्तान स्टील मिल की शक्ल में है, वो PIA की शक्ल में है, यू नेम इट, इस तरह के और बहुत सारे इदारे हैं जो बजाय परफॉर्म करने के हर साल उनको चलाने के लिए कुछ देना पड़ता है। सर, तो इन एरियाज़ को एड्रेस करने में क्या मसले थे दरपेश है, ज़रा इस पर को रोशनी डालिए सर। देखें, एक तो लाइबिलिटी है ना जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, आपने इंटरेस्ट देना ही देना है। जैसे डॉक्टर इकराम साहब कहते हैं ठीक है बैंकों से कोई आप बात करें रिस्ट्रक्चरिंग, बट बैंक्स भी अल्टीमेटली वो पैसा लेके डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं, तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। हाउएवर देखिए, कोई भी हुकूमत का खर्चा आपको ये सोचने का चाहिए मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो कुछ खर्चे मसलन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हैं, ये एक सोसाइटी की मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग गरीब हैं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ और अच्छा बढ़ाया है, बट नॉट दैट मच। हाउएवर उसके अलावा सब खर्चे शुड बी, आप अनाउंस कर दें कि जी मतलब डिफेंस पे भी 10% कट है, सिविल गवर्नमेंट पे मैं 50% कट करता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत थी, न्यूयॉर्क में वो पुलिस वाले स्ट्राइक पे चले गए यार 10-15-20 साल पहले, क्राइम कम हो गया। तो लोग सोचने लगे यार क्राइम कम हो गया, पुलिस भी नहीं थी। सो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप आज, ठीक है, इट्स अ टॉल विश लिस्ट, आज आप पूरी फेडरल गवर्नमेंट को घर भेज देना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू कांट डू दैट। सो मेरा कहने का मतलब है कि एवरी एक्सपेंडिचर जो है आप अनाउंस कर दें कि जी अगले साल 20% 30% कट होती है। अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, डॉक्टर साहब लाहौर में है, यहाँ इस्लामाबाद में तो नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई क्राइसिस आया हुआ है पैसों का। हर तरफ मतलब जो है लैंड क्रूजर्स ग्रीन प्लेट्स के साथ घूम रही हैं। ये क्राइसिस की गवर्नमेंट है, ये छोटे छोटे खर्चे हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मसलन ये कर दें कि सबका पेट्रोल का जो ऑफिसर्स है ना, पेट्रोल का खर्च उनको कहें जी हम नहीं दे सकते। फिर देखते हैं कि किस तरह गाड़ियां जो इस वक्त हर तरफ घूम रही हैं ना, वो फिर सिर्फ उतना पेट्रोल डलवाएंगे कि दफ्तर से घर से दफ्तर जाएं। यहाँ तो मोनेटाइजेशन के तहत लोग पैसे भी ले रहे हैं और सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, और ये इस्लामाबाद में हो रहा है, कहीं और नहीं, यहाँ पे हो रहा है। मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है कि आप पैसे ले लें गाड़ी ना लें, दोनों चीजें ले रहे हैं लोग। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो स्टील मिल वो तो है ही है, बट आप अपने खर्चे कम करें और लोगों को ये बताएं कि जी ये देखें मैंने अपने खर्चे कम किए हैं, अब आप प्लीज टैक्स और बढ़ाएं क्योंकि मैंने अपना डेट कम करना है। तो ये जो एक इक्वेशन है ना, मैसेज है टैक्स पेयर्स को कि देखें मैंने तो अपनी टोटल बेल्ट टाइटनिंग कर दी है, अब आप प्लीज मुझे जरा टैक्स ज्यादा दें ताकि मैं अपना डेट कम कर सकूं। और तो लोग देख रहे हैं कि यार आपके तो वैसे ही
शाहाना खर्चे हैं, तो फिर आप मेरे पास आ रहे हैं कि भाई आप और टैक्स दें। तो ये नहीं इस तरह की जो है स्ट्रेटेजी जो 40 साल से चल रही है, ये ब्रेक डाउन हो गई है, ये आगे नहीं। तो ठीक है, ये इलेक्शन ईयर है, चल जाएगा इस तरह, बट बियॉन्ड दैट अंदर इसके फंडामेंटली एक रिफॉर्म और एक डायरेक्शनल चेंज नहीं आएगा। तो अभी पहले आपको देखें, हर 5 साल बाद हम IMF के पास जा रहे थे, वो 5 साल 4 साल हो गए, 4 साल 3 साल, अब हर 2 साल बाद IMF के बाद। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं एड्रेस कर रहे, और ये जो ड्यूरेशन है ना IMF के पास जाना, वो हर साल अब हो जाएगी और मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। सही पॉइंट टेकन सर। और डॉक्टर इकराम साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, ये टैक्स कलेक्शन में सर प्रॉब्लम क्या है? जो टैक्स अवेड हो रहा है इसमें वाकई अवेडर्स इतने ताकतवर, इतने तकड़े लोग हैं कि वो टैक्स देते नहीं हैं। आपने तो सेलर जो डाटा है उसका भी जिक्र किया कि आपके पास तो एक टूल मौजूद है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करके तो ले सकते हैं, बट टैक्स मशीनरी की बात बार बार होती है सर, FBR की बार बार बात होती है। क्या मशीनरी के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत भी है? और ये भी एक तजवीज़ आई थी किसी ज़माने में कि इसको प्रोविंशियल लेवल पे शिफ्ट कर दिया जाए, कि कोई प्रोविंस की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि टैक्स कलेक्शन उस लेवल पे होनी चाहिए। आपको लगता है कि उस एरिया में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कहीं पे, और अगर कर दी जाती हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा? 2.4 ट्रिलियन का टैक्स एक्सपेंडिचर है। एक तरफ तो आप फरमा रहे हैं कि जी हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, दूसरी तरफ आपने जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, जो एग्जम्पशंस, वेवर्स और कंसेशंस दे रखी हैं, उसकी आपने क्वांटम देखा है? यही इकोनॉमिक सर्वे में जो टैक्स एक्सपेंडिचर, यानी कि पिछली 2000 अरब से ज़्यादा सर, ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे पिछली गवर्नमेंट को, आपने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। 2.4 ट्रिलियन सर, कोई अभी मैं इसमें भी थोड़ी सी आपको बताऊं कि अंडरस्टेटेड है। अगर मैं इसको अपने लिहाज से रिकास्ट करूं तो ये 3 ट्रिलियन पे चली जाती है। अब मुझे बताइए कि आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपने 7460 का टारगेट था, उसमें थोड़ा सा ये आपने मिनी बजट के जरिए फिर 170 के नए टैक्स भी लगाए फरवरी में, फिर आप वो भी पूरा नहीं कर सके, ओरिजिनल भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद जब एक्सपेंडिचर देखते हैं तो हैरान होता है कि भाई ये मुल्क है जो इमरजेंसी में है, जहां इतनी खुली टैक्स। आपने अभी बात की थी कि ये जो ग्रेड 19, 20 और 21 और ऊपर के ऑफिसर हैं, ये गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, साथ मोनेटाइज अलाउंस भी लेते हैं। आपने देखा कि इनकम टैक्स में इन्होंने अपने लिए टैक्स एग्जम्पशन डाली हुई है कि इस पे सिर्फ रिड्यूस रेट ऑफ 5% टैक्स लगेगा। अब बाकी इनकम के साथ क्लब होकर नहीं लगेगा, बाकी सारे लोग जहाँ इस तरह की फैसिलिटी लेते हैं उसके पूरे पे टैक्स लगता है। आप जजों की सैलरीज और उनकी पेंशन देखिए कितनी सारी एग्जम्प्ट आपने की हुई है। एक तरफ आप उनको इतनी बड़ी मराद दे रहे हैं, फिर टैक्स फ्री। अभी आप देख लीजिए कि जो ताकतवर तबके उनकी कितनी टैक्स एग्जम्पशन है। ये जो अभी मैंने अर्ज किया कि ये इतना बड़ा क्वांटम जो हमें टैक्स एक्सपेंडिचर का है, वो देखिए। अब आप ऐसे टैक्स सिस्टम के साथ, इसमें ये तो पॉलिसी का इशू हो गया, जब तक इसको ठीक नहीं करते हैं तो आप कैसे लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि आप सारे टैक्स दें? जो अभी आबिद साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि पहले आप अपनी सीरियसनेस तो दिखाएं। आप खुद तो टैक्स देने को तैयार नहीं, आपने अपने सारे जितने भी आपके इन काइंड है, अगर वो मोनेटाइज कर दिए जाए तो ये आपके GORs और ये बड़ी बड़ी रहायशगाहें कितने की बिकती हैं आज, तो फिर तो पाकिस्तान का मसला ही कोई नहीं रहता है। आपने तो प्राइम लैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, फिर आप फ्री प्लॉट्स भी लेते हैं, कंसेशनल प्लॉट्स भी लेते हैं। कोई खौफ खुदा करे, यानी कि आप मुल्क जो है, गरीब लोग जो है वो इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन में है फूड की। अगर आप अपने नंबर्स को PBS के ना लें, सही नंबर्स कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे कि इस वक्त फूड इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन पे 2-3-4 महीने से है। तो फिर आप गरीब लोगों के ऊपर हर चीज के ऊपर GST है, उनकी आमदनी का तो वो बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है ना। आप भी समझते हैं, मैं भी, हमारी आमदनी में चलो फूड के आइटम का पोर्शन बहुत कम है, उनकी बेचारों की तो पूरी आमदनी के ऊपर फूड का कितना बड़ा पोर्शन है, और आपने उसके ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगाए हुए हैं। तो देखिए ये सारी टैक्स पॉलिसी को ठीक करें। अब आप मैं मशीनरी की तरफ आता हूँ। मशीनरी आपका ये हाल है कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपको 57.5% तो सूबों को देते हैं। सूबे को टैक्स इकट्ठा करने को तो आप फेडरलाइज स्ट्रक्चर करें, फेडरलाइज्ड तरीके से आप सारे मिलकर अपने जो केक का साइज है उसको बढ़ाएं। जब केक का साइज बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। अभी केक का साइज इतना कम है, मैंने अर्ज किया कि सारे सूबे मिलके 1% उनका GDP में टैक्स का शेयर है। अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है ना कि वो बिल्कुल सिर्फ NFC वार्ड पे बैठे और लेजीनेस की और लथार्जी का ये आलम है कि वो कोई टैक्स इकट्ठा ना करे।
इसके साथ टैक्स बेस भी एरोड होती है। फिर लोग कहते हैं भाई मैं क्यों टैक्स दूं, वो तो एग्रीकल्चर वाला तो टैक्स नहीं दे रहा, उसकी तो एक एक एकड़ जो है वो 2-2 लाख पे 1.5 लाख पे रेंट पे गया हुआ है। वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, मटेरियल पे जो गरीब आदमी उस पर टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहा, उन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद लाहौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी बड़ी कोठियां लेके और उनकी जो रेंटल इनकम है एग्रीकल्चर लैंड से वो एग्जम्प्ट है। तो आपने ये किस तरह का माहौल, और ये तभी इकट्ठा अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक हार्मोनाइज सेल टैक्स बनाएं और उसको फेडरलाइज तरीके से इकट्ठा करें ताकि कोई बंदा अवेयर ना कर सके। आप वहीं से जब आप सेल टैक्स की चेन को बना लेंगे तो फिर आपकी इनकम क्वांटिफिकेशन भी आसान हो जाएगी। तो आपको ये सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा मशीनरी के ऊपर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर टैक्स अमूर, और आबिद हसन साहब साबिक आलमी बैंक सर, दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम भी ख़त्म करते नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।